अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल कल कर रहा था और चारों प्रोडक्ट्स की वैल्यू निकालनी थी। दो मैंने बोर्ड पे कर दिए थे और सी और डी आपको कहा था करने को, तो किया भी होगा। मसले भी नहीं आए होंगे और कुछ पूछना भी नहीं होगा। जो इससे पहले दो सवाल किए थे, मैंने दुकान खोल ली है। जो इससे पहले दो सवाल किए थे उसमें एंट्रीज करनी थी और ट्रांजैक्शंस बताई हुई थी पूरे महीने की, और उन सारी महीने की ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज कर रहे थे। इस सवाल में आपको पूरे साल की ट्रांजैक्शंस बताई नहीं है, कब कितना बनाया कितना बेचा नहीं बताई, तो फिर सवाल में फिर एंट्रीज क्यों मांग रहे हैं? सवाल की रिक्वायरमेंट 1 क्या है, देखें एंट्रीज है ना। तो अब ये कौन सी एंट्रीज है? ट्रांजैक्शन तो बताई नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पेज 3 था शायद, 3-4, जब मैंने कल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एंट्रीज बताई थी, तो उन एंट्रीज पे आइएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फिनिश गुड्स, ये जो गुड्स बन रही हैं, ये ईयर एंड के ऊपर एक एंट्री हो रही होगी या पूरा साल जब भी गुड्स बनती रही होंगी एंट्री होती रही होगी? इसी तरह से इसके बाद सेल, सेल रिटर्न। तो ये जो प्रोडक्शन है, सेल रिटर्न है, इन्वेंट्री का खराब हो जाना, स्क्रैप के तौर पे बेच देना, ये ड्यूरिंग द ईयर होने वाली ट्रांजैक्शन है। लेकिन नंबर 6 एनआरवी राइट डाउन, ये ईयर एंड पे होने वाली एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट। क्योंकि सारा साल, सारा पीरियड इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट होती रहती है। जब इन्वेंट्री आ रही होती जा रही होती है कॉस्ट के ऊपर, साल के एंड पे इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक होता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, और अगर कॉस्ट है 1000 और एनआरवी है 1600, तो जो सीडी आ रहा है वो आता रहे, कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एनआरवी है 600, तो फिर हमें इन्वेंट्री के अकाउंट में 400 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसको राइट डाउन कहते हैं। एंट्री किस अमाउंट से होगी? 600 से, 400 से, जो पिछले दो सवालों में की भी थी आखिर में जाके। ये कब, ये एनआरवी से कंपैरिजन कॉस्ट का हर रोज कर रहे होते हैं? सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की कहानी है ये हर रोज का मसला नहीं है। सिर्फ ईयर एंड पे जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको कॉस्ट एनआरवी कंपैरिजन करते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि एसओएफपी में हम बढ़ा चढ़ा के वैल्यूज ना बतानी शुरू कर दें। तो अगर एनआरवी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट से ज्यादा है तो ठीक है, लेकिन अगर एनआरवी कम है तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये एक ईयर एंड की एडजस्टमेंट है। और दूसरा, आप में से जो बच्चे एफआर1 पढ़ चुके, पास भी बस हुए हुए पड़े हैं बस, तो उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक टॉपिक था। वो कब हो रहा होता है साल में? अगर देखें तो वो भी ईयर एंड पे हो रहा होता है। ट्रायल बैलेंस बनता है, उसमें एरर्स होते हैं, फिर उनको ठीक करने के लिए फिर से सिस्टम में एंट्रीज करनी पड़ती है, तो वो भी ईयर एंड एडजस्टमेंट्स हैं। अब आए रिक्वायरमेंट की वर्डिंग। रिक्वायरमेंट 1 में ये जो मैं कल सवाल करा था ऑटोमेटिक, रिक्वायरमेंट 1 के अंदर कहा हुआ है प्रिपेयर एंट्रीज, किस बात की? टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट्स। क्यों चाहिए एडजस्टमेंट्स? दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। यानी साल के एंड पे जो इन्वेंट्री की अपडेशन करने की अगर जरूरत है, वो एडजस्टमेंट एंट्रीज मांगी है बस। तो ये हैं दो, एनआरवी राइट डाउन और अगर कोई एरर है तो एनआरवी राइट डाउन कैसे पता चलेगा? प्रोडक्ट ए और बी में था, सी और डी में शायद नहीं था। सी और डी में एनआरवी लोअर है, हायर है, तो एनआरवी की कोई एडजस्टमेंट सी और डी में जरूरत नहीं पड़ रही, ए और बी में है। ए के नॉर्मल कितने थे? ए के 12600 और इसकी कॉस्ट क्या थी? और एनआरवी 960 और इनके डिफेक्टिव 2400 जो कि कॉस्ट थी, और एनआरवी 700, और बी सॉल्व किया हुआ था। नॉर्मल थे इसके 21,000 और इनकी कॉस्ट और डिफेक्टिव कॉस्ट 700 और एनआरवी 459। और सी और डी में कॉस्ट ही ज्यादा थी, नहीं सॉरी एनआरवी ही ज्यादा थी, तो वो कॉस्ट पे ही रहे।
ए और बी में बंद किया चला है? हाँ गर्मी लग रही है यार। वो उमर वो बाकी भी देख लें इसी, और वो पंखा बंद कर दें। सी और डी में पूछना है कुछ किसी ने? अरे पूछ लें, नाराज हो गए आप? कुछ नहीं पूछना किसी ने? चलो सही है। पॉइंट 1 में करनी है एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए और बी के नॉर्मल नॉर्मल को इकट्ठे करके एंट्री कर लें और डिफेक्टिव डिफेक्टिव को इकट्ठे करके एंट्री कर लें। ये भी कर सकते हैं कि ए दोनों को मिला के, बी दोनों को मिला के। ये भी कर सकते हैं कि चारों को मिला लें। यानी इतना कोई बड़ा इशू ये है नहीं कि एंट्री ए की अलग बी की अलग करनी है या क्या करना है। तो मैं ए और बी इकट्ठे ए अलग कर देता हूं, बी अलग कर देता हूं। मैंने ये कहा कि अब ये वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं। ए के 12600 यूनिट्स पे राइट डाउन राइट अप नहीं, राइट डाउन नहीं है, एनआरवी ज्यादा है। खराब यूनिट्स पे 100 का राइट डाउन है। बी के नॉर्मल यूनिट्स पे 10 का राइट डाउन है, डिफेक्टिव पे 200 समथिंग। तो ये भी कर सकते हैं कि ए को अलग और बी को अलग कर लें। ये भी कर सकते हैं कि बी के नॉर्मल को अलग कर लें और बी और ए के डिफेक्टिव को मिला दें। और ये भी कर सकते हैं कि ये अलग ये अलग ये अलग, सब सही है। ए में 100 का राइट डाउन करना है। और ये भी ना इतना बड़ा मसला नहीं है कि इसको नॉर्मल इन्वेंट्री में ही रहने दें या नॉर्मल इन्वेंट्री से निकाल के डैमेज इन्वेंट्री में डाल लें। दोनों बातें सही हैं। यानी अगर आप इसको नॉर्मल इन्वेंट्री में ही रहने दें तो एनआरबी राइट डाउन की एंट्री ये हो जाएगी। कितनी? 2400 इंटू 100 जी, 240,000। ये राइट डाउन की एंट्री कर दी। और अगर इसको ऐसे करना चाहे ना, जो मैंने उन्हीं में आपको डैमेज की बताई हुई है, तो भी ठीक है। इसकी कॉस्ट यानी 2400 इंटू 800 19। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। नॉर्मल इन्वेंट्री से निकाल के इसको डैमेज्ड में ले जाएं, ये भी आपको मैंने एंट्री नोट्स में लिख के दी हुई है, ये भी सही है। और इसको नॉर्मल इन्वेंट्री में ही पड़ा रहने दें, बस राइट डाउन कर दें, ये भी सही है। दोनों बातें सही हैं। ये जस्ट राइट डाउन किया है और ये नॉर्मल इन्वेंट्री से कॉस्ट से निकाल के डैमेज इन्वेंट्री में एनआरबी पे डाल दिया और डिफरेंस एक्सपेंस चार्ज हो गया। नहीं, हाँ अगर कह देता है कि पीएनएल को चार्ज करना है तो फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल कहना ठीक नहीं होगा, फिर पीएनएल। लेकिन अगर कोई गाइडेंस नहीं है तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है जी। 100 की समझ नहीं आई? हम राइट डाउन की एंट्री करते हैं तो किस अमाउंट से? अगर कॉस्ट 800 है और एनआरबी 700 है तो हम राइट डाउन की एंट्री 100 से करेंगे कि 700 से करेंगे कि 800 से करेंगे? 100 से करेंगे ना, तो ये वही किया। एनआरबी राइट डाउन की एंट्री बताई थी ना, वही की है मैंने। प्रोडक्ट ए, वैसे आईके सोल्यूशन में इतना ही था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये भी सही है, ऐसे कर देंगे तो ये भी सही है। और इसी तरह से प्रोडक्ट बी को मिला लेता हूं तो उसमें यही वाली कर देता हूं, ठीक है, जो आईके सोल्यूशन में थे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अब इस पे 10 रुपए का राइट डाउन इन पे है और 241 का इन पे है। 21,000 यूनिट्स पे 10 रुपए का राइट डाउन है और 4,000 यूनिट्स पे 241 का राइट डाउन है। 10 रुपए और 241। 74000। ये हो गई ए और बी
कि राइट डाउन की एडजस्टमेंट, और राइट डाउन तो बस यही थे। फिर इसके अलावा सवाल में और क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए? वो सी का एक एरर था। एरर क्या था कि सी का बेचना ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था, तो रिवर्स कर दें। बेचते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट, तो अब रिवर्स कर देते हैं। कितने 900 यूनिट्स थे, कितने का एक 900 कॉस्ट है इसकी। ऑटम 21 डन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डन। एरर्स का करा देता हूं सवाल, और वही सवाल होमवर्क भी होगा, क्योंकि वही को 2-4 दफा करेंगे तो तबीयत बेहतर महसूस करेगी। ऑटम 21, बस ये चैप्टर खत्म है, इसमें नहीं है कुछ और। एक एरर वाला सवाल करा रहा हूं अभी, और एक यही वाला होमवर्क ही होगा, ये वाला दोबारा करिएगा। कल अगला चैप्टर शुरू कराऊंगा, और कल फिर इसका एक और सवाल दे दूंगा होमवर्क, और बस इन्वेंटरी वैल्यूएशन बहुत है। एनआरबी राइट डाउन में भी पूछ लें कोई एतराज परेशानी एंट्रीज की तरफ। अच्छा, रीसेंट अटेम्प्ट का ना पेपर कल ग्रुप में शेयर किया था, देखें हुआ है शेयर? रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर ग्रुप में शेयर हुआ होगा, खोल लें फिर। और ये ऑनलाइन वाले बच्चे वैसे आई की वेबसाइट डाउनलोड कर लें। रीसेंट अटेम्प्ट यानी ऑटम 2023, इसका पेपर ये आप फिजिकल वाले बच्चों के ग्रुप में शेयर किया था, बाकी ऑनलाइन वाले जो हैं वो कर लें आई की वेबसाइट से डाउनलोड। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। पेपर मिल गया तो पढ़ लें, क्वेश्चन 4 पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे, पढ़ लें। सवाल कहा था पढ़ने को, नहीं है सवाल पास, वो सबसे एंड क्यों है? आवाज ही नहीं आ रही। अभी क्या खामोशी चल रही है, किसके एहतराम में खामोशी है ये?
जल्दी जल्दी पढ़ ले भाई, जुम्मे के लिए जल्दी छोड़नी होती क्लास। समझ कुछ नहीं आया होगा ना। ऐसा सवाल पहले कभी किया वासिफ? इसीलिए तो सीए के पेपर है ना, बीए के थोड़ी है, सीए के पेपर है। मुझे ना कॉस्ट में शायद 2 साल पुरानी बात है, एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप ना मैक्सिमम सोचें, जो मैक्सिमम हो सकता है ना, मैक्सिमम वो आप सोचें, जो मैक्सिमम सोच सकते हैं सारे सवाल बना दें। यानी जो जो आईकैप का एग्जामिनर मैक्सिमम सोच सकता है वो सारे सवाल आप बना दें, वो सारे सवाल आप हमें दे दें, हम वो सवाल याद कर लेंगे। तो अगर आप में से भी ऐसे मासूम बच्चे ख्याल रखते होंगे तो मैं मैक्सिमम जितना सोच लूंगा ना, पेपर में फिर आपको कुछ सवाल डिफरेंट ही लगेगा। तो पेपर का सवाल जरूरी नहीं है कि जिस स्टाइल से क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो वैसा ही आएगा। अच्छा, मैं आपको ये डरा नहीं रहा, एक ऐसा होगा तो 2 आसान भी होंगे। यानी इस पेपर के अंदर ये नहीं, सारा मुश्किल नहीं था। जो बच्चे अच्छा इसका अभी दोबारा बैठ भी गए होंगे आगे रिजल्ट का इंतजार किए बगैर, नहीं सारा मुश्किल नहीं था। सेक्शन ए में 2 सवाल काफी मुश्किल थे, उसकी वजह से ना बच्चे हिम्मत छोड़ के आधे घंटे के अंदर ही उठ के चले गए। सेक्शन बी आसान था। तो अगर कोई 1-2 सवाल बहुत मुश्किल होते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए आसान भी होते हैं। लेकिन खैर हम तो जब हर चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम तो उस सवाल को ही देखेंगे। यह सवाल बेशक बहुत मुश्किल था, लेकिन इसमें मुश्किल की वजह यह थी कि ऐसा पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ था। लेकिन इसको मैं जब सॉल्व करूंगा अभी, तो इसमें ऐसा कोई नया नॉलेज नहीं है जो आपने पढ़ाई नहीं है सब वही, बस एक डिफरेंट एंगल था सोचने का। यानी नॉर्मली सवाल के अंदर हम लोग इन्वेंट्री कार्ड बना रहे होते हैं, अब इसमें बना हुआ है, हमने सिर्फ जबानी इमेजिन करना है, अच्छा उसमें ये गलती हुई थी, इससे वहां क्या हुआ होगा, ये क्या हुआ होगा, ऐसे क्या हुआ होगा। सिर्फ सोचने का एंगल डिफरेंट था, तो बच्चों ने हाथों फुला के छोड़ दिया था सवाल। तो इसलिए इसमें नया कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट स्टाइल डिफरेंट है। तो इस तरह से फिर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेपर 100% ऐसा ही देखेंगे। नहीं, खैर होने को तो हो सकता है कि सारे सवाल ही वही हो जो आपने किए हैं, हो सकता है ऐसा, लेकिन इतनी जरूरी नहीं कि अच्छे नसीब हो। कोई ना कोई सवाल आपको डिफरेंट स्टाइल का मिलेगा। भी सीए का पेपर है ना, कुछ ना कुछ तो उन्होंने डिफरेंट करना है। प्रोफेशनल्स, कॉन्सेप्चुअल पढ़ने वाले, उनके लिए बनते हैं पेपर। तो बाकियों को मायूस नहीं कर रहा, सबको जीने का हक है, लेकिन आप कोशिश करें। अब मैं बोर्ड पे इसमें ये नहीं बताने लगा ये सवाल ऐसे करना था, पहले देखते हैं कि ऐसे कैसे करना था, तो प्लान तो करें ना। इस सवाल में डेटा क्या है? मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि ऐसा पहले था नहीं कभी। इस सवाल में डेटा यह है कि एक क्वार्टर जो एंड हुआ है 31 अगस्त को, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं आजकल? 4 की भी बातें आ गई हैं। क्वेश्चन पढ़ के देखें, क्वार्टर में 4 महीने भी हो गए। 1 जून से 31 अगस्त, क्योंकि अगर ये क्वार्टर एंड 31 अगस्त में हो रहा है तो अगस्त, जुलाई, जून, तो शुरू 1 जून से हुआ होगा। इस क्वार्टर का डाटा दिया हुआ है टेबल के अंदर। एस इज कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं। एस इज कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स शो द फॉलोइंग डेटा फॉर द क्वार्टर एंडेड। तो 31 अगस्त को खत्म हो रहा है, तो अगस्त, जुलाई, जून, तो ये इस क्वार्टर की ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। इनमें अगर बिल्कुल बेध्यानी में पढ़ेंगे तो, जो कि पढ़ा होगा एग्जाम में बच्चों ने बैठ के, तो ये चीज मिस कर जाएंगे कि जितने भी कॉलम में फिगर्स हैं ये सारे रुपए नहीं है। रुपीज सिर्फ आखिरी 2 कॉलम है। तो ये उससे पीछे 3 कॉलम क्या है? ये क्वांटिटी है, कुछ किलोज में है और कुछ वैसे ही यूनिट लिख दिया बस। यूनिट हो सकता है कोई स्क्वायर फीट हो सकता है कोई तादाद हो, तो केजीज और यूनिट्स। तो ये जो 3 कॉलम है ये क्वांटिटीज हैं, ओपनिंग की, परचेज की और क्लोजिंग की। और उसके बाद जो आखिरी 2 कॉलम है ये किसकी परचेज प्राइस पर यूनिट है? क्लोजिंग की के परचेजेस की, ओपनिंग की? परचेजेस की। और इसकी तसल्ली आप ऐसे कर लें कि परचेज में जो लिखी हुई है क्वांटिटी उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो वही है जो एंड पे टोटल परचेजेस आ रही है। तो इस टेबल के अंदर तो पहले डाटा क्लियर कर लें कि ये मुख्तलिफ तरह के रॉ मटेरियल हैं, जिनकी आपको क्वांटिटी का डाटा भी दिया हुआ है इस क्वार्टर का। इस क्वार्टर के शुरू में कितनी थी, क्वार्टर के दौरान खरीदे कितने, क्वार्टर के एंड पे कितने, और सिर्फ परचेजेस का, ओपनिंग क्लोजिंग का नहीं, सिर्फ परचेजेस का रेट भी बताया हुआ है। अगर इस क्वार्टर में पहले दिन से ही महंगाई हो गई थी तो ये जो रेट टेबल में दिए हुए हैं ये महंगे वाले हैं या महंगाई से पहले वाले? इस क्वार्टर के पहले ही दिन प्राइसेस बढ़ गई थी, तो इस क्वार्टर की जो परचेजेस दी हुई हैं वो महंगाई के बाद वाली है ना। पहले टेबल का डाटा में कोई परेशानी? एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये बिजनेस परपेचुअल सिस्टम यूज करता है, ठीक है, और FIFO मेथड इस्तेमाल करता है, ओके, इंफॉर्मेशन थी, काम आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2, इसी क्वार्टर के ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऊपर टेबल में क्वांटिटीज दी हुई हैं, इनकी टोटल अमाउंट ABCD की अलग अलग नहीं, इनकी टोटल अमाउंट पॉइंट 2 में दी हुई है। वैल्यूज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरीज ऑफ रॉ मटेरियल्स।
10.25 मिलियन और 15.7 मिलियन, इनमें से ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, वो टोटल बता दिए। तो 0.1 और 0.2 की अंग्रेजी में कोई मसला? हाँ जी, जो जाग रहे हैं वो भी और जो नहीं जाग रहे वो भी। 0.1 और 0.2 में कोई मसला? 0.3, ये जो एंट्री में वो नॉर्मल हो तो उसको मैंने कहा था कि एफओएच कंट्रोल में डालना है रॉ मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस हो तो पीएनएल में। तो इन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें कि जो भी एबनॉर्मल है, नॉर्मल है, कोई एनआरवी राइट डाउन है, हमारी पॉलिसी हम उसको पीएनएल में डालते हैं। ये 0.3 में लिखा हुआ है। एनी एडजस्टमेंट्स इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी ड्यू टू एनआरवी, एक्सेस, शॉर्टेज। एक्सेस ये क्या होती है? तो ज्यादा कैसे हो सकती है? कोई डब्बे में ज्यादा पैक हो गए थे, गलती से खरीदे 10 थे, डब्बे में से 11 निकल आए, पैकिंग करते हुए ज्यादा हो गए। 10 में तो क्या गलती होगी, तो 100-200 पैक में होना था तो एक दो ज्यादा निकल आए, हो सकते हैं, तो इनको एक्सेस कहते हैं। तो इस तरह की सारी एडजस्टमेंट्स पीएनएल में करनी है। ये 0.3 में लिखा हुआ। 0.4 में लिखा हुआ है कि सप्लायर्स ने 1 जून से ही प्राइसेस 25% बढ़ा ली थी। दी सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल कौन सा, ए बी सी कौन सा, सारे, हैड इंक्रीज्ड दी प्राइसेस बाय 25%। तो ये जो इस क्वार्टर में परचेस प्राइसेस हैं ये 25% बढ़ी हुई हैं। तो ये 100 है कि 125 है? ये 125 है। जो पहले प्राइस थी उससे बाय 25% महंगाई हो गई थी। तो ये महंगी वाली प्राइसेस हैं जो टेबल में दी हैं, तो ये 25% ज्यादा होने के बाद है। तो ये 125 है। अगर पिछली प्राइस पे जाना पड़ा तो 100 से मल्टीप्लाई, 125 से डिवाइड। ये 0.4 का मतलब है। 0.1 से लेके 0.4 तक की अंग्रेजी फिर पढ़ लें, और अगर इसमें कुछ पूछना है तो बेटे पूछें, क्योंकि एरर्स जो है फिर वो 0.5 और 6 में। किधर है, कौन है, कहां है? हाँ जी, बी कितने खरीदे इस क्वार्टर में? खरीदे 315,000। इसके सामने परचेज प्राइस क्या लिखी हुई है? 80। इस क्वार्टर में टोटल इतने किलो बी खरीदा है और वो 80 रुपए का खरीदा है। ये टेबल से ये पता चल रही है बात। ये इस क्वार्टर में खरीदी हुई चीजों की ये प्राइस पड़ी है। सप्लायर प्राइस 1 जून को ही बढ़ा चुका था। तो ये बढ़ी हुई वाली प्राइस है या अभी बढ़नी है? ये बढ़ी हुई है। पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 में एरर्स बताए मैं, जो सॉल्व करते हुए समझाता हूं। रिक्वायर्ड क्या है? डिटरमिन दी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। तो वो दी तो ही ऊपर पॉइंट नंबर 2 में दी हुई है ना, लेकिन उसमें एरर है क्योंकि ये तो हमारे रिकॉर्ड्स की वैल्यू है, तो इनमें एरर है। तो इसलिए वो कह रहे हैं डिटरमिन दी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दी अबव एडजस्टमेंट्स। तो एरर ठीक करने के बाद सही क्लोजिंग स्टॉक बताना है, और ना सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक सही बताना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी ठीक बतानी है। तो वो क्यों गलत है? तो हमें इन दो फिगर्स को ठीक करने को कहा है। अब इस तरह का सवाल पहले तो कभी नहीं किया, लेकिन क्या किस तरह करें सवाल? दो गलत वैल्यूज दी हुई हैं, उनको ठीक कर लें, बस इतनी सी बात। भाई यही अप्रोच है सवाल की, गलत वैल्यू से शुरू करें, उनमें एरर ठीक करते जाए तो सही वैल्यूज आ जाएंगे। हाँ, रही बात के एरर्स पे कितना गहरा सोचना पड़ेगा, कौन सा एरर आसान है, ये एरर टू एरर वेरी कर रहा है, लेकिन सवाल की अप्रोच ये है कि दो गलत फिगर दी हुई है, हमने उन दोनों को ठीक करना है। ये सवाल की अप्रोच है कि गलत फिगर से शुरू कर लेते हैं और एरर्स ठीक कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको ठीक करना है, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को ठीक करना है। और चूंकि कॉमन एरर्स है ना,
एरर्स तो ये सेम लिखा हुआ है, तो इसलिए आई एडवाइस कि आप ना दोनों को साइमल्टेनियसली शुरू कर लें, ताकि एक एरर पढ़ते जाएं और देखते जाएं कि उसको यहां और यहां कैसे कैसे ठीक करना है, बजाय इसके कि पहले सिर्फ इसको ठीक कर लें फिर दोबारा से एरर्स पढ़ें फिर इसको ठीक करें, तो दोनों वर्किंग्स ना साइमल्टेनियस चलाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट तो दी हुई है, कितनी है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट? और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दी हुई है, खुद निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, और अगर और भी कोई आउट्स हैं तो ओपनिंग रॉ मटेरियल बिल्कुल दिया हुआ है 10.25 मिलियन, प्लस परचेजेस ऊपर टेबल में दी हुई है कितनी 5425 मिलियन, माइनस क्लोजिंग, तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 48.8। ये मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। मटेरियल कंज्यूम्ड ऐसे ही निकालते हैं, बस इसमें कोई नया काम नहीं किया। ये हैं इस वक्त गलत वैल्यूज, और 0.5 और 6 में एरर्स हैं, और उन एरर्स को करना है ठीक। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, रॉ मटेरियल ए इशू करना फाइफो पे था, लाइफो पे कर लिया। अब ये गैर अखलाकी हरकत थी, लाइफो होता क्या है तो बुक में जिक्र ही नहीं है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, और जिन्होंने पहले ये कभी नहीं सुना हुआ, इंट्रो में सुना नहीं सुना हुआ तो तुक्का लगा लेते हैं। फाइफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लाइफो क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही तुक्का है। तो इसमें इशू करते हुए क्या करते होंगे? फाइफो में करते हैं, पहले पुराना वाला रेट लगाते हैं, इसमें नए वाला रेट लगाते हैं। तो हुआ ये कि मटेरियल ए के ओपनिंग में कितने किलो थे, परचेज कितने किए थे, परचेज वालों का क्या रेट था 100, इनका क्या होगा कैसे? ये 25% महंगा होने के बाद है। ये 100 नहीं है, ये 100 ये वाला रुपए है, और ये हमने वो 100 और परसेंटेज वाला रिलेशन बनाया है। ये महंगाई होने के बाद है, ये 125 है, तो फिर 100 कितना था? तो 100 से मल्टीप्लाई 125 से डिवाइड 80। ये है सिचुएशन। एरर क्या हुआ था? एरर ये हुआ था कि इशू किए थे कितने हैं, पहला बुलेट पॉइंट कितने 2000 नहीं है भाई, वो अगला पॉइंट है, पहला बुलेट पॉइंट। इसमें लिखा है कितने थे ऐसे जो गलती से ऐसे कर दिए, बस कहा है कि इशुएंस, तो जितने भी हुए सब ऐसे ही कर दिए। तो जितने भी इशू हुए वो सब फाइफो पे एडजस्ट करने की बजाय लाइफो पे कर दिए। कितने इशू हुए कैसे पता? ओपनिंग 10 थे, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो ये 67,000 जितने भी इशू हुए करने फाइफो से चाहिए थे, लाइफो से कर दिए। लाइफो से क्या हुआ होगा? पहले सारे ये हुए होंगे, फिर इसकी बारी आई होगी, तो ये सारे के सारे 66 और 1000 इसमें से, जबकि होना क्या चाहिए था? पहले 10,000 ये, बाकी इसमें से। तो मसला किस चीज का? 9,000 का। 67,000 इशुएंस है। इस 67,000, अच्छा ये जो मैं बात बता रहा हूं ये क्लोजिंग स्टॉक से भी पकड़ी जा सकती है, लेकिन मैं चलें इशू से बता रहा हूं। इतने किलो इशू हुए, फाइफो से होता तो होना ये चाहिए था कि पहले 10,000 होते 80 वाले, 57 होते 100 वाले, लेकिन एरर क्या हो गया? 1000 हो गए 80 वाले और 66,000 हो गए 100 वाले। तो क्या एरर हुआ? ये सही है और ये गलत है। 9,000 का फर्क है ना। क्या मसला हुआ 9,000 पे? 9,000 पे 80 की बजाय 100 लग गया, तो 9,000 किलो की इशुएंस जो कि 80 रुपए पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो 100 रुपए पे रिकॉर्ड हो गई, यानी इशुएंस 9,000 किलो की 20 रुपए महंगी रिकॉर्ड हो गई। तो मटेरियल कंज्यूम्ड ज्यादा आ गया कम आ गया? ज्यादा आ गया, तो क्या करें? कम कर देते हैं। मसला 9,000 किलो का पड़ा है, तो 9,000 किलो 20 रुपए ज्यादा महंगे इशू रिकॉर्ड हो गया 1, तो इसको बढ़ा दें कम कर दें? कम कर देते हैं। अच्छा, इस गलती का रिजल्ट एक और क्या निकला कि फाइफो पे रहते तो सही क्या था कि 9,000 क्लोजिंग स्टॉक किन में से बचे होते?
इनमें से FIFO, जबकि LIFO लगने से क्या हो गया कि इसमें से बच गए। यानी देखें दोबारा, FIFO में ये सब खत्म हो गया होता, ये 9000 इसमें से बचे हुए होते। असल में ये होना चाहिए था कि क्लोजिंग स्टॉक 9000 किलो 100 वाला बचा होना चाहिए, लेकिन LIFO लगने से क्या हुआ, ये सारे खत्म हो गए, इसमें से 9000 बच गए। तो क्लोजिंग स्टॉक के 9000 किलो पे 100 रुपए का रेट लगना चाहिए था, 80 रुपए का लग गया, 20 कम लग गया ना। क्या करें, ऐड कर देते हैं, देखो कितना आसान था यार। है जी, ये जाइए, इसका सही आंसर होना चाहिए था, क्लोजिंग 9000 है, FIFO है, वो 9 किन में से होने चाहिए, इनमें से ना। तो सही ये है कि 9000 किलो क्लोजिंग होना चाहिए 100 वाला। लेकिन जब अकाउंटेंट ने इसको LIFO से सॉल्व कर लिया, उसने ये किया कि पहले नए वाले इश्यू हुए होंगे, इनमें से सिर्फ 1000 इश्यू हुए होंगे, तो उससे क्लोजिंग 80 वाले बच गए। तो असल में ये होना चाहिए था, लेकिन गलत हो गया है ये। तो स्टॉक की वैल्यू 9000 किलो 80 रुपए पे हो गई है, जबकि 100 रुपए पे होनी चाहिए थी। तो 20 रुपए और बढ़ाना है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट बढ़ा दे। अच्छा जुम्मा है तो अभी इसको मैं कल इसको पूरा करता हूं, वैसे तो ये पूरा करके होमवर्क ही देना था, लेकिन कल करता हूं। अच्छा आपके पास सोल्यूशन तो इसका नहीं है जाहिर है, तो जो अच्छे बच्चे हैं वो उसको ट्राई तो करें ना, कल मैं कर दूंगा लेकिन आप ट्राई तो करें, इसको ट्राई करिएगा खुद करने के। ठीक है जी, जुम्मा पढ़ने जाकर एरर्स का करा देता हूं सवाल।